नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारे चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर गृह विज्ञान के पेपर नंबर 4 के ऊपर होने वाला है। बात करें पेपर नंबर 4 का नाम है शिशु उत्तेजना कार्यक्रम। ठीक है, ये आपके पेपर नंबर 4 का नाम है। इसमें हम खंड आ वाले सेक्शन को देखने का प्रयास करेंगे। आप सभी को पता है, आज खंड आ वाले सेक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न के नाम से। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, हमको ध्यान से सुनना है और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछ रहा है, नवजात काल क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो आप लिखेंगे यह अवस्था जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक की होती है। कब तक की होती है? जब बालक जन्म लेता है वहां से स्टार्ट होती है और 2 सप्ताह तक ली जाती है। ठीक है, बात करते हैं, यह अवस्था विकास चक्र की सबसे छोटी अवस्था है। ठीक है, इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, आहार नल काटने, क्या मेरे प्यारे दोस्त, आहार नल काटने से पहले की अवस्था, और दूसरा आहार नल काटने के बाद का समय। ठीक है, ये 2 भागों में बांट दिया गया है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न आपसे यहीं पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, कि पार्चूनेट के बारे में, पार्चूनेट अवस्था क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि जन्म के 15 से 20 मिनट का समय पार्चूनेट अवस्था कहलाती है, जब बालक जन्म लेता है। उसके बाद 15 से 20 मिनट का जो समय होता है उसी को हम पार्चूनेट कहते हैं। इस अवधि के दौरान शिशु वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाता है। क्या कर पाता है मेरे प्यारे दोस्त? क्योंकि अभी तक वो माँ के पेट में था, माँ के पेट से तुरंत बाहर निकला है, तो पूरा जो उसका वातावरण है वो पूरा परिवर्तित हो चुका है, बदल चुका है। ठीक है, तो उसमें वो सामंजस्य नहीं कर पाता है 15 से 20 मिनट तक लेकर के। ठीक है, अर्थात शिशु एक परजीवी बन रह जाता है। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि जब तक उसकी गर्भनाल को काट कर बांध नहीं दिया जाता है। ठीक है, जब तक उसको, क्या, गर्भनाल जो होता है, ठीक है, नाड़ा आप लोगों ने देखा होगा, उसको काट के जब तक बांधा नहीं जाता है तब तक ये अवस्था आपकी मानी जाती है। कौन सी? पार्चूनेट अवस्था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न, नियोनेट अवस्था क्या है, आपको बताना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे गर्भनाल के काटने के बाद से लेकर के 2 सप्ताह की अवधि को नियोनेट अवस्था कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे आप लिखेंगे गर्भनाल काटते ही शिशु स्वतंत्र जीव बन जाता है और अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करना आरंभ कर देता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा, हर वर्ष पूछे जाते हैं, तो कोई भी पूछा जा सकता है इसमें से। चौथा नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है, शिशु काल अवस्था के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे गर्भाधान के दूसरे माह के बाद से जन्म प्रक्रिया तक की अवस्था शिशु काल कहलाती है। मतलब कह रहे हैं, जब स्त्री गर्भ धारण करती है उसके दूसरे महीने से जो समय शुरू होता है और जब तक वो जन्म नहीं ले लेता है, उस समय की जो अवधि होती है, जो ड्यूरेशन होता है, जो बीच का समय होता है मेरे प्यारे दोस्त, वही आपका शिशु काल कहलाता है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण मनुष्य का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। क्या? पूर्ण मनुष्य का स्वरूप, शरीर क्या होता है, ग्रहण कर लेता है या स्वरूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है, कोलोस्ट्रम क्या है, आपको बताना है। कोलोस्ट्रम क्या है आपको बताना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रसव प्रक्रिया के बाद स्तनों से जो पहला दूध आता है उसे कोलोस्ट्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसका रंग पीला या सतरंगी और गाढ़ा होता है। इस दूध से नवजात शिशु को कई तरह के लाभ मिलते हैं तथा शिशु को की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है, वीनिंग क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, वीनिंग का मतलब होता है शिशु को अपने माँ के दूध के साथ अन्य आहार देना। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि माँ का दूध तो पी ही रहा है, उसके साथ भी उसको अन्य आहार दिया जाता है। यह प्रक्रिया सामान्यतया 6 माह पर शुरू की जाती है। जब बालक 6 माह का हो जाता है तब ये प्रक्रिया शुरू की जाती है। 6 माह के बाद सिर्फ माँ के दूध से शिशु की खुराक पूरी नहीं होती है, उसे जरूरी विटामिन जैसे विटामिन सी और लौह, ठीक है, क्या, और लौह लवण की पूर्ति के लिए अन्य आहार देना आवश्यक होता है, जैसे दाल का पानी, ठीक है, कुचले हुए फल आदि। ठीक है, इस प्रकार से ये दिया जाता है। इसी को हम वीनिंग के नाम से जानते हैं। नाम याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर करके नाम ही पूछ लेता है और आप लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, सर क्या बोल दिया, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो जब तक आप नाम नहीं याद रखेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत याद रखेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। चलिए
अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है डिंबा अवस्था के बारे में आप बताइए। तो यहाँ पे आप पूछ लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त डिंबा अवस्था, ठीक है, जिसे हम बीजावस्था के नाम से भी जानते हैं। यह अवस्था गर्भाधान तथा निषेचन से आरंभ होती है और 15 दिनों तक चलती है। गर्भावस्था, ठीक है, गर्भावस्था जीव अंडे के आकार का होता है। इसमें जाइगोट कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे जाइगोट कहते हैं। इसका आकार आल्पिन, क्या, आल्पिन के सिरे के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है पूरक आहार क्या होता है, आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माँ के दूध या फार्मूला मिल्क। क्या मेरे प्यारे दोस्त, फार्मूला मिल्क के अलावा नर्म और आसानी से खाए जाने वाले भोजन को पूरक आहार कहते हैं। जैसे फलों का रस, ठीक है, पके फलों के गूदे, ठीक है, सब्जियों का सूप, उसके बाद आप लिखेंगे उबली हुई सब्जियां आदि, ठीक है। फिर इसमें आपको लिखना होगा संतुलित पोषण के लिए पूरक आहार आवश्यक होता है। दूध के अतिरिक्त जो भी आहार शिशु को दिया जाता है उसे पूरक आहार कहते हैं, ठीक है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है प्रारंभिक उत्तेजना क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रारंभिक उत्तेजना बच्चे को ऐसी गतिविधियां प्रदान करने में मदद करती हैं जो उसे न्यूरो डेवलपमेंट को मजबूत बनाती है। क्या करती है, उसके उनके जो है न्यूरो डेवलपमेंट को मजबूत बनाती है। प्रारंभिक उत्तेजना विभिन्न उम्र के शिशुओं की कुछ विशेषताओं को बेहतर बनाने के लिए व्यायाम गतिविधियों का समूह है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है, क्या डिसलेक्सिया, क्या डिसलेक्सिया के बारे में आपको बताना है। डिसलेक्सिया क्या है आपको बताना है। तो डिसलेक्सिया एक अधिगम अक्षमता है, क्या है, अधिगम अक्षमता है या अधिगम विकलांगता है, ठीक है। आगे लिखेंगे डिसलेक्सिया एक पठन संबंधित विकार है, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे डिसलेक्सिया से प्रभावित बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह शब्दों का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। 11 नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है गर्भ में बच्चे का दिमाग कब विकसित होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कुछ शोधों के अनुसार भ्रूण का मस्तिष्क गर्भाधान के 3 हफ्ते बाद ही बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। गर्भावस्था के 24वें हफ्ते से लेकर के 32वें हफ्ते तक बच्चे के दिमाग में तेजी से बदलाव होते हैं, जबकि 34वें हफ्ते से दिमाग का महत्वपूर्ण विकास होने लगता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। 12 नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि बच्चे के लिए उत्तेजना कितनी आवश्यक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चे की इंद्रियों के उत्तेजित करने से उसका विकास तेजी से होता है, ठीक है। साथ उसका क्रियात्मक कौशल भी बढ़ता है। शिशु उत्तेजना बच्ची के ध्यान अवधि, ठीक है, स्मृति, जिज्ञासा और तंत्रिका तंत्र के विकास को भी बेहतर बनाने में मदद करती है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है शिशु उत्तेजना चिकित्सा से किसे लाभ होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चे विकासात्मक देरी के लिए उच्च जोखिम वाले संदिग्धों को शिशु उत्तेजना कार्यक्रम से लाभान्वित किया जा सकता है, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है मानव विकास की अवस्थाएं बताइए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जन्म के बाद से बालक अनेकों विकास की अवस्थाओं से गुजरता है। मानव विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। पहला यहाँ पे बताया गया है नवजात काल, ठीक है। दूसरा बचपनावस्था, तीसरा बाल्यावस्था, चौथा वयासंधि अवस्था, पांचवा किशोरावस्था और छठा आपका प्रौढ़ावस्था, ठीक है। तो ये 6 अवस्थाओं में बालक जो है विकसित होता है या विकास करता है। 15 नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे संरचनात्मक रूप से मस्तिष्क के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा जो है आपका पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। 16 नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक नवजात शिशु मानव शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम से लेकर के 450 ग्राम का होता है। 17 नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है अटैचमेंट थ्योरी क्या है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अटैचमेंट उन गहरे कालिक बंधनों का वर्णन करता है जो 2 लोगों के बीच बनता है, जैसे शिशु और उसकी देखभाल करने वाले के बीच बनने वाला संबंध, ठीक है, उसी को हम अटैचमेंट कह देते हैं। 18 नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है शिशु लगाव के 4 पैटर्न बताइए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहला सुरक्षित लगाव,
तीसरा दूसरा परिहार लगाओ, तीसरा प्रतिरोधी लगाओ और चौथा असंगठित लगाओ। ये 4 प्रकार के शिशु लगाओ के पैटर्न होते हैं। 19 नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है, असंगठित लगाओ क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे असंगठित लगाओ पैटर्न अक्सर उन बच्चों द्वारा प्रतिपादित किया जाता है जो दुर्व्यवहार, अपेक्षा या अन्य असंगत पालन पोषण प्रथाओं के अधीन रहे। ठीक है, फिर आगे आप लिखेंगे असंगठित लगाओ शैली वाले बच्चे अपनी देखभाल करने वाले आराम एवं भय दोनों के स्रोतों के रूप में देखते हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है, लगाव क्या है आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लगाव एक गहरा भावनात्मक बंधन है जो दो लोगों के बीच बनता है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है, अटैचमेंट थ्योरी की शुरुआत किसने की। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ब्रिटिश बाल, क्या मेरे प्यारे दोस्त, ब्रिटिश बाल मनोचिकित्सक एवं मनोविश्लेषक जॉन वाल्बी, कौन, जॉन वाल्बी ने अटैचमेंट थ्योरी की शुरुआत की थी। इन्होंने लगाव को मनुष्य के बीच अस्थायी मनोवैज्ञानिक जुड़ाव के रूप में वर्णित किया। ठीक है, किसके मनोवैज्ञानिक जुड़ाव के रूप में क्या किया है, वर्णित किया है। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है, आसक्ति क्या है आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हमारे जीव में विशेष लोगों, क्या, हमारे जीवन में विशेष लोगों के साथ हमारा एक मजबूत और स्नेहपूर्ण बंधन होता है। ठीक है, इसके जिसे आसक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आसक्ति कहते हैं। जब भी हम उनके साथ बातचीत करते हैं तो हमें खुशी मिलती है और तनाव के समय आराम की भावना प्रदान करती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। 23 नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है, मानसिक विकास क्या होता है आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मानसिक अथवा बौद्धिक विकास से तात्पर्य व्यक्ति की उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि एवं विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति बदलते हुए परिवेश के साथ ठीक प्रकार समायोजन करता है और समस्त कठिनाइयों का हल ढूंढने में अपनी मानसिक शक्तियों का सामर्थ्य पाता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि रोटिंग रिफ्लेक्स क्या है आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गाल को सहलाने की प्रक्रिया में शिशु अपने सिर को स्पर्श, ठीक है, की ओर घुमाता है और चूसने का प्रयास करता है। इसे रूटिंग रिफ्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, जिस छोटे बच्चे को जब आप हाथ लगाते हैं तो उसी तरफ वो जो है अपना मुंह घुमा लेता है और अच्छे से, तो उस प्रकार से उसी को हम क्या कह देते हैं, रूटिंग रिफ्लेक्स कह देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि संवेदी उत्तेजनाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये 5 प्रकार की होती हैं। पहला श्रवण, दूसरा दृश्य, तीसरा स्पर्श, चौथा घ्राण और पांचवा स्वाद उत्तेजनाएं। ठीक है, ये आपकी 5 होती हैं। ये सभी किसी न किसी तरह से शिशु के विकास को बढ़ाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि संवेद किसे कहते हैं आपको यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ लिखेंगे संवेद या इंद्रियां बोध। ठीक है, इंद्रिय बोध उन शारीरिक क्षमताओं को कहते हैं जिनसे प्राप्त हुए ज्ञान से किसी जीव को अपने वातावरण का बोध होता है। मनुष्य में 5 संवेदी अंग होते हैं। पहला देखना आंखों से, सुनना कानों से, छूना त्वचा से, सूंघना नाक से और स्वाद लेना जीभ से। ठीक है, ये 5 जो हैं क्या होती हैं मेरे प्यारे दोस्त, संवेदी अंग होते हैं हर मनुष्य के अंदर। चलिए यहीं पे आपसे जो है 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, संवेदना किसे कहते हैं आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे संवेदना को संवेदी उत्तेजना भी कहते हैं। ठीक है, संवेदी उद्दीपन के विभिन्न रूपों जैसे वैद्युत, चुंबकीय दबाव, ध्वनि तरंगों, ठीक है, के बीच संबंध एवं ज्ञानेंद्रियां जैसे आंख, जीभ, त्वचा, कान, नाक द्वारा उनको एहसास कराने की प्रक्रिया संवेदना कहलाती है। 28 नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, पूछ रहा है कि परमिसिव, क्या, परमिसिव परमिसिव पेरेंटिंग का क्या अभिप्राय है आपको यहाँ पे बताना है। तो आप लिखेंगे परमिसिव पेरेंटिंग का मतलब होता है पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने निर्णय लेने देते हैं और बच्चों की ज़िंदगी में ज़्यादा दखल नहीं देते हैं। परमिसिव पेरेंटिंग से बच्चों को प्यार से रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है बच्चों के पालन पोषण के कितने तरीके होते हैं, अर्थात पेरेंटिंग स्टाइल कितने प्रकार की होती है आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चों के पालन पोषण के तरीके जिसे हम पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका आ जाता है परमिसिव, ठीक है, दूसरा बच्चों को प्यार से रखना, दूसरा आपका आ जाता है
अथॉरिटेटिव, ठीक है, जिसे हम अनुशासन कह देते हैं। तीसरा आपका आ जाता है निग्लेक्टिंग, ठीक है, इसमें बच्चों की बातों या विचारों को नज़रअंदाज करना, ठीक है। और चौथा आपका आ जाता है अथॉरिटेरियन, ठीक है, इसमें होता है सारा निर्णय माता पिता लेते हैं, बच्चों का कोई यहाँ पे रोल नहीं होता है। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है उत्तेजना से क्या आशय है आपको बताना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्रोध, काम आदि भावों से, भावों के तीव्र आवेग की वह स्थिति जिसके कारण प्राणी संयम न रहे, ठीक है, क्या संयत न रहे, उसे उत्तेजना कहते हैं। दूसरा यहाँ पे आप लिखेंगे रोष, क्रोध एक प्रकार की भावेग या भावेग या शरीर के किसी विशेष अंग के विशेष रूप होने वाली असाधारण क्रियाशीलता उत्तेजना कहलाती है, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है वंशानुक्रम क्या है आपको यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जेम्स ड्रेबर महोदय ने लिखा है कि वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता को शारीरिक एवं मानसिक गुणों को का संतानों में हस्तांतरण होना, मतलब कह रहे हैं कोई ऐसे गुण हो माता पिता के जो बालक के अंदर आ जाए। मान लीजिए कि जैसे किसी के पिताजी हैं वो थोड़ा हकला रहे थे और आगे आप चल के देखें कि बच्चा भी हकलाने लगे, तो उसी को हम वंशानुक्रम कह देते हैं, ठीक है। वहीं पे आपके पीटरसन महोदय लिखते हैं कि व्यक्ति को अपने माता पिता द्वारा उनके पूर्वजों से जो संग्रहित प्रभाव प्राप्त होता है उसे ही वही उसका वंशानुक्रम होता है, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है शिशु उत्तेजना चिकित्सा कौन करता है आपको यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे शिशु उत्तेजना थेरेपी, क्या शिशु उत्तेजना थेरेपी जिसे हम कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं, के लिए प्रशिक्षित बाल विकास विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। माता पिता या अन्य प्राथमिक देखभाल करने वालों को कार्यक्रम के दैनिक घरेलू कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है नवजात शिशु का रोना क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नवजात शिशु का क्रंदन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अर्थात जिसे हम रोना भी कहते हैं, क्रंदन को रोना भी कहते हैं, अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि रोने से उसके फेफड़े फूल जाते हैं, क्या उसके फेफड़े फूल जाते हैं जिससे उसकी श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। चलिए 34 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न है आपका, पूछ रहा है कि टीकाकरण किसे कहते हैं आपको यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है, ठीक है, या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं तथा यह क्रिया टीकाकरण कहलाती है। संक्रामक रोगों को की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सबसे सस्ती विधि मानी जाती है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।